नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नौकाडूबी का 21वां अध्याय। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। महामाया के आश्रय में रहकर कमला का जी थोड़े पानी में वाले गंदे हौज की मछली की भांति व्याकुल होने लगा। वह यहाँ से किसी तरह बाहर निकले तो उसके प्राण बचे, परंतु बाहर वह किसके पास जाकर रहेगी। उस अंधेरी रात को घर से बाहर निकलने पर उसे ज्ञात हो गया कि बाहर दुनिया में क्या है। इसी से अब वह आंखें मूंदकर बाहर नहीं जाना चाहती। कुछ यह बात नहीं कि महामाया कमला को ना चाहती थी, किंतु उसकी चाह में रस ना था, केवल स्वार्थ भरा था। 2-1 दिन के लिए जब कमला बीमार हुई तब महामाया उसकी खोज खबर लेती थी, दवा पानी देती थी, परंतु उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना कमला के लिए बड़ा ही कठिन था। कमला कामों में लगी रहना अच्छा समझती थी, परंतु जो समय उसका महामाया के सखित्व में कटता था वही उसको सबसे बढ़कर दुखमय था। एक दिन महामाया ने कमला को बुलाकर कहा, आज सरकार की तबीयत अच्छी नहीं, भात मत बनाओ, आज वे रोटी खाएंगे और घी अंदाज से खर्च करना। तेल और घी तुम ज़्यादा खर्च कर डालती हो, तो भी तुम्हारे हाथ की रसोई में कुछ स्वाद नहीं मिलता। तुमसे तो वह भामन ही अच्छा था, वह थोड़े ही घी से काम चला लेता था, तो भी उसके हाथ की रसोई में घी की बास आती थी। बहुत घी खर्च करने ही से रसोई अच्छी नहीं बनती। कमला इन बातों का कुछ जवाब न देती थी, जैसे वह सुनती ही ना हो। चुपचाप वह घर का काम किए जाती थी। आज अपने अपमान की बात को मन ही मन सोचती हुई कमला चुपचाप तरकारी काट रही थी। सारा संसार उसे विस्मय और अपना जीवन भार सा जान पड़ता था। ऐसे समय महामाया के कमरे से एक बात ने उसके कान में आकर उसे चौंका दिया। महामाया अपने नौकर को पुकार कर कह रही थी, अरे तुलसी, तू जा शहर से जरा कमल नयन डॉक्टर को तो जल्द बुला ले। उनसे जाके कह सरकार की तबीयत बहुत खराब है। कमल नयन बाबू? कमल नयन बाबू का नाम कमला के हृदय में वीणा आनंदित शब्द की भांति गूंजने लगा। वह तरकारी काटना छोड़कर द्वार के पास आ खड़ी हुई। तुलसी के नीचे आते ही कमला ने पूछा, तुलसी तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, कमल नयन डॉक्टर को बुलाने। कमला, ये कौन डॉक्टर है? यहाँ के नामी डॉक्टर है। वे कहाँ रहते हैं? कमला ने पूछा। इसी शहर में ही रहते हैं, उनका घर यहाँ से करीब ही है, 1 मील होगा। लोगों को खिला पिलाकर भोजन की जो कुछ थोड़ी घनी सामग्री बच जाती थी वह कमला नौकरों में बांट देती थी। इसलिए कमला को कई दिन महामाया के दुर्वचन सहने पड़े हैं, पर तो भी उसकी यह आदत नहीं छूटती। विशेषकर मालकिन के कठोर नियम के कारण इस घर के नौकरों चाकरों को खाने पीने का बड़ा कष्ट था। इसके अतिरिक्त मालिक और मालकिन के खाने पीने में देर हो जाती थी। जब वे खा पीकर निश्चिंत होते थे तब कहीं नौकरों को भोजन मिलता था। वे जब कमला के पास आकर कहते, महाराजिन बड़ी भूख लगी है, तब उन्हें बिना कुछ खिलाए उससे रहा न जाता था। किसी किसी दिन तो वह अपना हिस्सा उन सबों को खिलाकर आप भूखी रह जाती थी। इससे घर के सब नौकर चाकर कमला की आज्ञा के वशवर्ती हो रहे थे। ऊपर से आवाज आई, तुलसी, रसोई घर के दरवाजे पर खड़ा होकर किसके साथ बातें कर रहा है? तू समझता है मुझे कुछ सूझता नहीं? शहर जाते समय एक बार रसोई घर का बिना दर्शन किए आगे को तेरे पैर नहीं उठते? तेरी ये चाल मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे घर की चीजें इसी तरह उड़ा दी जाती हैं। इस ब्राह्मणी को तो देखो, रास्ते में अनाथ पड़ी थी, दया करके मैं अपने घर ले आई, उसी का इसी तरह से बदला दे रही है। सभी मेरे घर की चीज वस्तु चुराते हैं। यह संदेह महामाया के मन में सदा बना रहता है। जब चुराने का कोई प्रमाण न मिलता तब भी वह नौकरों को 2-4 खरी खोटी सुनाने से ना चूकती। उसका विश्वास था कि अंधेरे में ढेला फेंकने से भी ठीक निशाने पर जाकर लगता है और इससे नौकरों को खटका लगा रहता है कि मालकिन चौकन्नी है, उसे धोखा नहीं दिया जा सकेगा। आज महामाया के कठोर भाषण की चोट कमला के हृदय में जरा भी ना लगी। आज वह यंत्र की तरह काम कर रही थी, किंतु उसका मन कहीं और ही लगा हुआ है, केवल शरीर मात्र यहाँ है। नीचे रसोई घर के दरवाजे पर खड़ी कमला प्रतीक्षा कर रही थी। इसी समय तुलसी शहर से लौट आया, परंतु अकेला। कमला ने धीरे से पूछा, तुलसी, क्या डॉक्टर बाबू नहीं आए? नहीं, वे नहीं आए। क्यों? तुलसी, उनकी माँ बीमार है। माँ बीमार है? क्या उनके घर में कोई और नहीं है? तुलसी, नहीं, उन्होंने अब तक ब्याह नहीं किया। कमला, तुम्हें कैसे मालूम कि उन्होंने ब्याह नहीं किया? उनके नौकरों के मुँह से सुना है। उनकी स्त्री नहीं है। कमला, शायद मर गई हो। तुलसी, हो सकता है, लेकिन उनके नौकर तो कहते हैं कि जब वे रंगपुर में डॉक्टरी करते थे तब भी उनके जोरू न थी।
ऊपर से पुकार हुई, तुलसी। कमला झटपट रसोई घर में चली गई और तुलसी ऊपर गई। कमल नयन रंगपुर में डॉक्टरी करते थे। यह सुनकर कमला के मन में कुछ भी संदेह न रहा। तुलसी जब नीचे आया तब कमला ने उससे फिर पूछा, डॉक्टर बाबू के नाम का एक व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है, तो ये ब्राह्मण ही है ना? तुलसी, हाँ, ब्राह्मण चटर्जी। मालकिन के तीव्र दृष्टिपात के भय से तुलसी देर तक कमला के साथ बातचीत ना कर सका, वह चला गया। कमला ने महामाया के पास जाकर कहा, घर का सब काम धंधा करके मैं आज घाट पर स्नान करने जाऊंगी। महामाया झुंझलाकर बोली, तुम उस समय असमय कुछ नहीं समझती? सरकार की तबीयत आज खराब है, ना जाने कब किस चीज़ की जरूरत हो। आज तुम्हारे जाने से कैसे बनेगा? कमला, खबर मिली है, मेरे एक रिश्तेदार काशी में है, उनको एक बार देखने जाऊंगी। महामाया, यह अच्छी बात नहीं, तुम्हारे मन की अवस्था दिन पे दिन बदलती जाती है। बहुत दिनों से देख रही हूँ और केल कौतुक सब समझती हूँ। यह खबर तुमको किसने दी? मालूम होता है तुलसी ने। उस छोकरे को मैं आज ही निकाल बाहर करती हूँ। और सुनो महाराजिन, जब तक मेरे यहाँ रहोगी तब तक ना तो तुम अकेली किसी घाट पर स्नान करने जाने पाओगी और ना अपने नातेदार की खोज में मोहल्ले मोहल्ले घूमने। यह तुमसे मैं आज ही कहे रखती हूँ। दरबान को हुक्म हो गया कि वह अभी तुलसी को हाथे से बाहर कर दे, फिर वह कभी हाथे के भीतर आने ना पावे। मालकिन के हुक्म से अन्य नौकर चाकरों ने कमला से यथासंभव बातचीत करना बंद कर दिया। कमल नयन का जब तक कोई पता कमला को मालूम ना था तब तक वह निश्चिंत थी। उसके मन में धैर्य था। अब उसे धैर्य की रक्षा करना कठिन हो गया। इसी शहर में उसके स्वामी हैं। अब क्षण भर के लिए भी दूसरे के घर में रहना उसे असहनीय जचने लगा। चित्त की अस्थिरता के कारण बात बात में उससे भूल होने लगी। महामाया ने कहा, महाराज जी, तुम्हारी चाल ढाल अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हारे सिर पर भूत तो सवार नहीं? तुमने आप तो खाना पीना छोड़ ही दिया, क्या अब हम लोगों को भी भूखा मार डालोगी? अब तो तुम्हारे हाथ की रसोई मुंह में देने योग्य भी ना होती है। कमला, मुझसे यहाँ का काम ना होगा, मेरा जी अब यहाँ नहीं लगता, मुझे विदा कर दीजिए। महामाया गरज कर बोली, ठीक है, कली काल में किसी का उपकार करना भला नहीं। तुम्हारे ऊपर दया करके मैंने उतने दिनों के वैसे अच्छे पुराने रसोइया भामन को ऐसे ही छोड़ दिया, निकाल दिया, फिर उसकी खबर तक ना ली। तुम सच्चे भामन की लड़की हो ना? आज कहती हो कि मुझे विदा कर दो। अगर तुम भागने की चेष्टा करोगी तो पुलिस में खबर दूंगी। मेरा लड़का हाकिम है, यह तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। उसके हुक्म से कितने ही लोगों को फांसी हो चुकी है। मेरे पास तुम्हारी चालाकी ना चलेगी, तुमने सुना ही होगा। गुमानी नौकर ने सरकार के मुंह पर जवाब दिया था, उसका फल उसको तुरंत मिल गया। अब भी वह जेल में सड़ रहा है। क्या तुम हमको मामूली आदमी समझती हो? और बात झूठ न थी। गुमानी को घड़ी चुराने की इल्लत लगाकर सजा करा दी थी। कमला को यहाँ से निकलने का कोई उपाय न सूझा। हाथ बढ़ाने ही से जब वह जीवन फल पा सकती थी तब उसके हाथों को बांध देना कैसी निष्ठुरता और निर्दयता का काम है। दिन भर तो उसे काम करने से फुर्सत न मिलती थी। रात का सब काम खत्म हो जाने पर वह कोई गर्म कपड़ा ओढ़कर बाग में चली जाती थी। दीवार के पास खड़ी होकर वह उस रास्ते की ओर टकटकी बांध कर देखती थी जो शहर की ओर गया है। उसका जो तरुण हृदय सेवा के लिए व्याकुल हो रहा था, भक्ति निवेदन करने के लिए व्यग्र हो रहा था, उस हृदय को वह इस गहरी रात के सूने मार्ग से किसी एक अपरिचित घर का पता लगाने को भेजती। इसके अनंतर बड़ी देर तक वह चित्रवत खड़ी हो धरती में सिर टेककर प्रणाम करके अपने शयन गृह में लौट आती। कितना इतना भी सुख, इतनी स्वाधीनता कमला के हाथ में अधिक दिन ना रही। रात का सब काम हो जाने के बाद एक दिन महामाया ने किसी कारण कमला को बुला भेजा। दरबान ने कहा, महाराजिन नहीं है। नामालूम कहाँ चली गई? महामाया घबराकर बोली, भाग तो नहीं गई? महामाया हाथ में लालटेन लेकर खुद प्रत्येक कमरे में खो जाई, किंतु कमला कहीं ना मिली। मुकुंद बाबू आंखें मूंदे तंबाकू पी रहे थे। महामाया ने उनसे जाकर कहा, सुना रसोई बनाने वाली शायद रफू चक्कर हो गई। यह सुनने पर भी मुकुंद बाबू की शांति भंग ना हुई। उन्होंने अलसाए हुए कंठ से कहा, मैंने तो पहले ही तुमसे कह दिया था, इसका कुछ पता ठिकाना मालूम नहीं, कुछ ले तो नहीं गई? महामाया, उस दिन जो कपड़ा उसे ओढ़ने को दिया था वह घर में नहीं, इसके सिवा और क्या क्या ले गई वह भी कैसे कहूँ? मुकुंद बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, पुलिस को खबर दे दो। एक नौकर लालटेन लेकर बाहर निकला। इतने में ही कमला अपने कमरे में लौट आई। उसने देखा महामाया उस कमरे की सब वस्तुओं की तलाशी ले रही है, कोई चीज चोरी गई है या नहीं इसी की देखभाल कर रही है। ऐसे समय कमला को आते देख महामाया बोल उठी,
तुम एक अजीब जानवर जान पड़ती हो, इतनी रात को कहाँ चली गई थी? कमला: सब काम हो जाने के बाद मैं जरा मन बहलाने के लिए बाग में घूमने गई थी। महामाया के मुंह में जो कुछ आया बक गई। घर के सभी नौकर चाकर दरवाजे के पास आ खड़े हुए। महामाया की कठोर से भी कठोर झिड़कियां सुनकर कमला उसके सामने ना कभी रोती थी ना कुछ जवाब देती थी, और आज भी वह कठपुतली की भांति खड़ी रही। महामाया जब वाक्यवान बरसाकर कुछ शांत हुई तब कमला ने कहा, मुझसे आप नाखुश हैं तो मुझे बर्खास्त कर दीजिए। निकाल तो दूंगी ही। तुम्हारी जैसी नमक हराम को खाना कपड़ा देकर मैं अधिक दिन तक अपने यहाँ रखूंगी, कभी ख्याल में न लाना, किंतु विदा करने से पहले अच्छी तरह दिखा दूंगी कि तुमको तुम्हारा पाला कैसे लोगों से पड़ा है। कमला को तब बाहर जाने का साहस न होता था। वह किवाड़ बंद करके भीतर ही भीतर मन में बोली कि जो व्यक्ति इतना कष्ट सह रहा है उसका ईश्वर किसी न किसी दिन अवश्य ही उद्धार करेंगे। मुकुंद बाबू अपने 2 नौकरों को साथ ले गाड़ी में बैठकर हवा खाने गए। मकान का सदर दरवाजा भीतर से बंद है। सांझ होने को अब विलंब नहीं। दरवाजे के पास आकर किसी ने बाहर से कहा, मुकुंद बाबू हैं? महामाया चकित होकर बोली, अरे देखो देखो, कमलनयन डॉक्टर आए हैं। बुधिया कहाँ गई? ओ बुधिया। बुधिया नाम की दासी वहाँ नहीं थी। तब महामाया ने कमला से कहा, जल्दी जाकर दरवाजा खोल दो। डॉक्टर बाबू से कहना सरकार हवाखोरी करने गए हैं, अब आते होंगे, जरा बैठ जाएं। कमला लालटेन लेकर नीचे गई। उसके पैर कांप रहे थे, छाती धड़क रही थी। उसे भय होने लगा कि इस व्याकुलता में पड़कर कहीं मैं उन्हें अच्छी तरह देख ना सकूं। कमला भीतर से सांकल खोलकर और घूंघट बढ़ाकर किवाड़ की आड़ में खड़ी हो गई। कमलनयन ने पूछा, बाबू घर में हैं? कमला थरथराती हुई जवान में बोली, नहीं, आप बैठिए। कमलनयन कमरे में आकर बैठ गए। इतने में बुधिया ने आकर कहा, सरकार घूमने गए, आप आते ही होंगे, थोड़ी देर आप बैठे। कमला अपने आनंद उल्लास को रोक न सकती थी और रोकने से उसके हृदय में कष्ट होता था। वह धीरे धीरे बरामदे की एक ऐसी अंधेरी जगह में जा खड़ी हुई जहाँ से कमलनयन का मुंह स्पष्ट दिखाई दे, किंतु वह देर तक खड़ी न रह सकी। चंचल हृदय को शांत करने के लिए उसे वहां बैठ जाना पड़ा। उसके हृदकंप के साथ जाड़े की हवा ने योग देकर उसे थर थर कपा दिया। कमलनयन मेज के पास लैंप की ओर मुंह किए बैठे बैठे मन ही मन सोच रहे थे। कांपती हुई कमला अंधकार के भीतर से कमलनयन के मुंह की ओर टकटकी बांधे देख रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमलनयन बाबू ने मुकुंद बाबू को देख करके उन्हें जगह बदलने के लिए कहा, जिसके कारण अब उन्होंने काशी से अपना जाने का प्रबंध कर लिया। कमला, आप चाहे जो कहें, मैं यहीं रहूंगी। महामाया, अच्छा, देखती हूँ तुम यहाँ कैसे रहती हो। चूंकि महामाया कमला को अपने साथ ही ले जाना चाहती थी। मुझ पर दया कीजिए, मुझे यहाँ से ना ले जाइए। महामाया, तुम बड़ी विकट औरत हो, ठीक जाने के समय विघ्न करने लगी। मुझे जल्दी में यहाँ कौन आदमी मिलेगा और तुम्हारे बिना हमारा काम कैसे चलेगा। कमला का सारा अनुनय विनय व्यर्थ हुआ। कमला अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके भगवान को पुकार कर रोने लगी। जिस दिन संध्या होने के अनंतर घनानंद बाबू ने नलिनी के साथ कमलनयन के ब्याह का जिक्र किया था, उसी रात को फिर घनानंद बाबू को वही शूल का दर्द कुछ कुछ होने लगा। रात किसी तरह कष्ट से कटी। सवेरे जब उनका दर्द कुछ कम हुआ तब वे अपने घर के बाग में सड़क के किनारे जड़ काले के प्रातःकाल कच्ची धूप में सामने एक तिपाई रखकर बैठे। नलिनी वहीं उनके चाय पानी का प्रबंध करने लगी। रात के कष्ट से घनानंद बाबू का चेहरा उतर गया। एक ही रात में उनकी इतनी ताकत घट गई जिससे मालूम होता है कि वे और भी अधिक वृद्ध हो गए। घनानंद बाबू के इस उदासी भरे चेहरे पर ज्यों ही नलिनी की दृष्टि पड़ती है त्यों ही उसके हृदय में मानो कोई छुरी भोंक देता है। कमलनयन के साथ ब्याह कराने में मुझे असम्मत देख पिताजी व्यथित हो पड़े और उनकी वह मनोवेदना ही असल में उनके रोग का मुख्य कारण है। यह नलिनी के लिए अत्यंत पछतावे का विषय हो गया। मुझे अब क्या करना चाहिए, किस तरह मैं अपने बूढ़े बाप को सुखी रख सकूंगी, समझा सकूंगी। बार बार सोचने पर भी इसका कोई उपाय नलिनी को ना सूझता था। इसी समय चक्रवर्ती को साथ लिए अक्षय एकाएक वहां उपस्थित हुआ। तुरंत ही वहां से हट जाने के लिए नलिनी को उद्यत देख अक्षय ने कहा, आप जरा ठहरे, ये गाजीपुर के चक्रवर्ती महाशय हैं। इन्हें इस तरफ के सब लोग जानते हैं।
ये आपसे कुछ कहने को आए हैं। वहां पत्थर का एक चबूतरा सा था, उसी पर अक्षय और चक्रवर्ती बैठ गए। चक्रवर्ती ने घनानंद से कहा, सुना है रमेश बाबू के साथ आपकी बड़ी घनिष्ठता है, इसी से मैं यहाँ आपसे पूछने आया हूँ। आपको उनकी स्त्री का कुछ समाचार मिला है? घनानंद बाबू कुछ देर हक्का बक्का बने बैठे रहे, फिर आश्चर्य युक्त स्वर में बोले, क्या रमेश बाबू की स्त्री? नलिनी ने नीची नजर कर ली। चक्रवर्ती ने नलिनी की ओर देखकर कहा, मालूम होता है आप लोग मुझे नितांत असभ्य समझते हैं। पहले आप धीरतापूर्वक सब बातें सुन लीजिए, तब आप समझ जाएंगी कि मैं दूसरे की बात लेकर आपसे विवाद करने नहीं आया हूँ। रमेश बाबू दुर्गा पूजा के समय अपनी स्त्री के साथ जब स्टीमर पर सवार हो पश्चिम को जा रहे थे, तभी से मैं उनको जानता हूँ। उसी स्टीमर पर जान पहचान हुई थी। आप तो जानते ही होंगे, कमला को जिसने एक बार भी देखा होगा वह कभी उसे भूल नहीं सकता। अनेक सुखों दुखों का सामना करते करते इस बुढ़ापे में मेरा हृदय पाषाण सा कठोर हो गया है, किंतु इतने पर भी उस कमला देवी की सुध मेरे मन से पल भर के लिए भी नहीं हटती। रमेश बाबू ने पहले से कुछ निश्चय न किया था कि कहाँ जाएंगे, परंतु मेरे साथ परिचय होने पर कमला मुझे इतना मानने लगी कि उसने उन्हें गाजीपुर मेरे घर पर जाने के लिए बाध्य कर दिया। वहां आकर कमला मेरी मझली लड़की अन्नपूर्णा से बड़ा ही स्नेह करती। दोनों में सगी बहनों सा सद्भाव था, परंतु पीछे उसे क्या हो गया, क्या उसके जी में आया, कह नहीं सकता। एकाएक वह हम सबों को छोड़कर कहाँ गई कुछ पता नहीं। तब से मेरी अन्नपूर्णा उसके लिए बराबर रोती है। उसकी आंखों के आंसू सूखने नहीं पाते। यह कहते कहते चक्रवर्ती के दोनों नेत्रों से आंसू टपकने लगे। घनानंद ने व्यग्र होकर पूछा, उसे क्या हुआ, कहाँ चली गई? चक्रवर्ती, अक्षय बाबू आपने तो सब बातें सुनी, आप ही कहिए। कहने से मेरी छाती फटती है। अक्षय ने कमला और रमेश का सारा वृतांत आदि से अंतक विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुना दिया। अपनी तरफ से उसने कुछ भाष्य नहीं किया, नमक मिर्च नहीं लगाया, परंतु उसके वर्णन करने के ढंग से रमेश का चरित्र रमणीय ना जचा। घनानंद बाबू विस्मित होकर बार बार कहने लगे, हम लोगों ने तो ये बातें कभी सुनी ही नहीं। रमेश जब से कलकत्ता छोड़कर बाहर गया तब से उसका एक पत्र भी तो नहीं मिला। अक्षय ने उनकी बात में ही जोर लगाकर कहा, यहाँ तक कि उन्होंने जो कमला से ब्याह कर लिया है, यह भी हम लोगों को निश्चय रूप से मालूम न था। अच्छा चक्रवर्ती महाशय, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो सब हाल जानते हैं। कमला उसकी पत्नी ही थी या उसकी बहन या कोई और रिश्तेदारी? यह आप क्या पूछते हैं? चक्रवर्ती ने कहा, पत्नी ना थी तो क्या थी, वैसी सती स्त्री क्या सबको मिलती है? अक्षय, आप सच कहते हैं, परंतु आश्चर्य नहीं कि स्त्री जितनी ही अच्छी मिलती है, पति के द्वारा उसका अनादर भी उतना ही अधिक होता है। ईश्वर अच्छे लोगों को ही कठिन परीक्षा लेते हैं। यह कहकर उसने लंबी सांस ली। घनानंद अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, निसंदेह बड़े दुख का विषय है, किंतु जो होने को था सो हो गया, अब वृथा शोक करने से क्या लाभ? अक्षय, मुझे संदेह हुआ कि शायद कमला ने आत्महत्या ना की हो, कदाचित काशी सेवन की इच्छा से यहाँ आई हो। इसी से चक्रवर्ती जी को साथ लेकर मैं उसको काशी खोजने आया हूँ। साफ मालूम हो गया आपको उसकी कुछ खबर नहीं मिली। खैर 2-4 दिन उसकी खोज करनी चाहिए। रमेश आजकल कहाँ है? घनानंद ने पूछा। चक्रवर्ती, वे तो हमसे बिना ही कुछ कहे सुने चले गए, मैं क्या जानूं कहाँ गए। अक्षय, मुझे तो मिले नहीं, पर लोगों के मुँह से सुना है कि कलकत्ते में हैं, शायद अलीपुर में वकालत कर रहे हैं। पुरुष का हृदय कठिन होता है, वह बड़े से बड़े दुख को झेल सकता है। रमेश दुख या शोक कब तक करेगा, खासकर उसकी अभी नई उम्र है। चक्रवर्ती जी, चलिए शहर में एक बार उसको अच्छे से ढूंढें। घनानंद, अक्षय बाबू, तो तुम यहीं ठहरोगे? अक्षय, यह मैं ठीक नहीं कह सकता, मेरा मन स्थिर नहीं। मैं जितने दिन काशी में रहूंगा उसकी खोज में रहूंगा। भले घर की लड़की है, अगर मन के विषाद से घर छोड़कर यहाँ आई होगी तो उसे कितना कष्ट ना होता होगा। रमेश बाबू भले ही निश्चिंत रहे, परंतु मैं नहीं रह सकता। चक्रवर्ती के साथ अक्षय चला गया। घनानंद बाबू ने उद्विग्न होकर एक बार नलिनी के मुंह की ओर देखा। वह किसी तरह अपने मन को रोके चुपचाप बैठी थी। वह जानती थी कि पिताजी मन ही मन मेरे लिए आशंका कर रहे हैं। नलिनी ने कहा, बाबूजी, आज आप डॉक्टर से एक बार अच्छी तरह अपने शरीर का दिखा लीजिए, दिन दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। नलिनी की बात से घनानंद को बड़ा संतोष हुआ। रमेश के गुप्त विषय की इतनी बड़ी आलोचना होने के बाद भी नलिनी ने जो उनकी अस्वस्थता पर उद्वेग प्रकट किया, इससे घनानंद बाबू के मन का बोझ हल्का हो गया।
और दिन इस तरह की चर्चा होने पर वे अपनी बीमारी की बात उड़ा देने की चेष्टा करते थे। आज उन्होंने कहा, अच्छी बात है, शरीर की परीक्षा करा लेता हूँ। को तो आज कमल नयन बाबू को बुला भेजूं। कमल नयन के संबंध में नलिनी कुछ संकोच में पड़ गई। पिता के सामने उनके साथ पहले की तरह बातचीत करना उसके लिए अब कठिन होगा। तो भी उसने कहा, अच्छी बात है, बुलवा लीजिए। घनानंद ने नलिनी के मन का अचल भाव देखकर कहा, और ये रमेश का मामला? नलिनी ने बात बीच में ही काट दी और कहा, बाबूजी, धूप अब कड़ी हो गई, चलिए कमरे के भीतर चलें। यह कहकर उन्हें कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही नलिनी उनका हाथ थामकर चल दी। बैठक में ले जाकर आराम कुर्सी पर बैठा दिया और ऊपर से गर्म कपड़ा उड़ाकर अखबार उनको दे दिया और बोला, आप अभी पढ़िए, मैं आती हूँ। घनानंद ने सीधे बालक की भांति नलिनी की आज्ञा का पालन किया, परंतु उनका जी पढ़ने में ना लगा। देखा जिस कमरे में नलिनी है वहाँ किवाड़ बंद है। वे चुपचाप बरामदे में घूमने लगे। बड़ी देर बाद एक बार नलिनी की खोज में गए, तब भी उसके कमरे का दरवाजा बंद पाया। घनानंद बाबू थककर कुर्सी पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। कमल नयन डॉक्टर ने घनानंद के शरीर की जांच की और उचित उपचार बताकर नलिनी से पूछा, बाबूजी के मन में विशेष चिंता तो नहीं? नलिनी, हाँ, हो भी सकती है। कमल नयन, यदि हो तो पहले उनके मन से चिंता को दूर करना आवश्यक है। जब तक इनका चित्त चिंता रहित न होगा, ये संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ न कर सकेंगे। मेरी माता की भी यही अवस्था है। वे कभी कभी ऐसे घबरा जाती हैं कि उनको तंदुरुस्त रखना कठिन हो जाता है। कल कोई चिंता उनके मन में हो गई जिसमें सारी रात उन्हें नींद नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि वे किसी बात की चिंता न करें, आज भी विचलित ना हो, परंतु संसार में रहते हुए क्या यह कहीं संभव है? नलिनी, आप भी तो आज कुछ कुछ सुस्त दिखाई पड़ते हैं। नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, उदास रहने का मुझे अभ्यास नहीं। रात में मुझे कुछ देर जागना पड़ा है, इसी से शायद चेहरा उदास दिखता है। नलिनी, आपकी माता की सेवा करने के लिए यदि हरदम एक स्त्री उनके पास रहती तो अच्छा होता। आप अकेले ठहरे, उस पर भी आपको कितने ही काम करने पड़ते हैं, किस तरह आप उनकी सेवा कर सकेंगे? नलिनी ने बात सहज भाव से कही थी। बात उसने ठीक भी थी कही, इसमें संदेह नहीं, परंतु कहने के साथ ही लज्जा ने उसे घेरा और वह लज्जा के विवश हो पड़ी। वह सोचने लगी कि कमल नयन बाबू मेरे कहने का कुछ और अर्थ न समझे। अकस्मात नलिनी की इस लज्जा का अभिनव भाव को देखकर कमल नयन को माता के प्रस्ताव की बात स्मरण हुआ। नलिनी ने झट अपने को संभाल कर कहा, आप उनकी सेवा के लिए नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? मैंने तो कई बार कहा नौकरानी के, परंतु वे इस बात को मंजूर नहीं करती। उन्हें आचार विचार का बहुत ख्याल रहता है, इसी से वे अपनी सेवा के लिए नौकरानी रखना नहीं चाहती। इसके सिवा उनका ऐसा दयालु स्वभाव है कि कोई कष्ट उठकर उनकी सेवा करे यह उन्हें सहन नहीं। इसके अनंतर इस संबंध में कोई और बात ना हुई। नलिनी ने जरा ठहर कर कहा, आपके उपदेशानुसार चलने में कभी कभी एक आध विघ्न उपस्थित हो जाता है, जिससे मेरी साधना में बड़ा अंतर पड़ जाता है। मुझे डर है कि कहीं मेरी आशा व्यर्थ ना हो जाए। मेरा मन क्या किसी दिन शांति सुख को प्राप्त ना कर सकेगा? मैं यूं ही बाहर के आघातों से अस्थिर होकर मारी मारी घूमती फिरूंगी। नलिनी की इस दीन वाणी से चिंतित होकर कमल नयन ने कहा, देखिए, विघ्न तो हमारे हृदय की समस्त शक्ति को जागृत कर देने के लिए उपस्थित होता है, इससे आप हताश ना हो। नलिनी, तो कल सवेरे आप एक बार यहाँ आने की कृपा करेंगे? आपकी सहायता से मुझे विशेष बल मिलता है। कमल नयन के मुंह पर जो स्थिर शांति का भाव था, उनके कंठ स्वर में जो एक प्रकार की धीरता भरी है, उससे नलिनी को बहुत कुछ सहारा मिल जाता है। कमल नयन चले गए, परंतु नलिनी के मन में सांत्वना का स्पर्श कर गए। वह अपने शयन गृह के सामने बरामदे में खड़ी होकर शीतकाल की मीठी धूप से प्रकाशमान बाहरी दृश्य देखने लगी।